हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये है हुनकार 4.0 का वीडियो सीरीज, लेक्चर सीरीज, जिसमें हम इंपॉर्टेंट जो भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उसको लेकर के आते हैं। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एज वेल एज जो उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्रिएट किए जा सकते हैं उसको भी हम लोग बनाते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर रहने वाला है ये एलएलएम देखिए ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो एलएलएम के इंट्रेंस के लिए हम लोग देख रहे हैं जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसके पहले भी वीडियोस जो है लेक्चर चल चुके हैं हमारे यूट्यूब क्लासेस पे, यूट्यूब पे, और एज वेल एज जो हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप पे जो क्लासेस चलती हैं उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने देखा है इस चीज को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ये पीवाईक्यू बेस्ड ही है और पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक। तो इफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इट इज कॉल्ड। यदि किसी मौजूद अनुबंध के स्थान पर नया अनुबंध प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसे कहा जाता है। देखो भाई, अब मान लो कि कोई पुराना आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किसी पार्टी के बीच में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब वो पार्टी क्या करने जा रही है, अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करने जा रही है या करना चाहती है। तो पुराने वाला जो चीज है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो क्या हो जाएगा, अब प्रतिस्थापित हो जाएगा। अब वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इस चीज को क्या कहते हैं, इफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड, नया कॉन्ट्रैक्ट अगर पुराने कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके जगह पे दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ये आपने पढ़ा होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने एलएलबी में पढ़ा होगा। तो उसको बोलते हैं नोवेशन, नवीकरण मतलब पुराने या फिर एग्जिस्टिंग जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ नया जोड़ देना, उसमें चेंजेस कर देना, तो फिर वो क्या कहलाता है, नोवेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है। चलो, अब ये किस सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गिवन है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। सभी अनुबंध समझौते होते हैं लेकिन सभी समझौते अनुबंध नहीं है। कह रहा है ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बट सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं होते हैं। देखो आप लोगों ने जब देखा होगा, पढ़ा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा होगा कि ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, प्रॉमिस होता है, एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूट होता है, उसमें कंसिडरेशन जुड़ता है, फिर अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो क्या होगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो देख रहे हो एग्रीमेंट पहले बनता है, एग्रीमेंट क्या होता है, पहले बनता है। अगर कोई एग्रीमेंट इन्फोर्स होने लायक है यानी इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, लॉ में, कानून में मना नहीं किया गया है उसको पारित करवाने से या फिर वैसा कॉन्ट्रैक्ट करने से, तो वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल हो जाएगा। और जब इन्फोर्सेबल हो जाएगा कोई एग्रीमेंट तो क्या बन जाएगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जरूरी नहीं कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट, अब मान लो कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो बी नाम के व्यक्ति से कहता है कि भाई बी तुम अपने खेत पे अफीम उगाओ और मैं 1 कुंटल अफीम का तुमको 10 लाख रुपए दूंगा। तो ठीक है, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, कंसिडरेशन हुआ, एग्रीमेंट फॉर्म हुआ, लेकिन क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, क्या लॉ कानून इसको इन्फोर्स कराएगा, नहीं कराएगा, इसीलिए ये एग्रीमेंट क्या नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो हेंस हम कह सकते हैं कि ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बाद का फेज है, तो कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एग्रीमेंट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे,
एग्रीमेंट तो जरूर ही होंगे क्योंकि उसी स्टेप से वो आए हैं, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर इसमें से सही होगा, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट आउट एन एग्जाम्पल नॉट रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जमानत के अनुबंध से संबंधित न होने वाला कोई उदाहरण बताओ। तो कह रहा है ऐसा कोई उदाहरण इन चारों में से है जो बेलमेंट से रिलेटेड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, बेलर बेली पार्टीज आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो कौन सा इसमें चारों में से बेलमेंट नहीं है, तो डिलीवरिंग वॉच टू एंड रेडियो टू रिपेयर, अपनी घड़ी अपना रेडियो दुकान वालों को बनाने देना, ये क्या है, बेलमेंट है, हाँ बिल्कुल है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है ये, ठीक सही है। लीविंग अ कार और स्कूटर एट द पार्किंग स्टैंड, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। लीविंग लगेज इन अ क्लॉक रूम, ये भी सही है। अ शेयर होल्डर एक्यूज्ड एन एग्रीमेंट बॉन्ड फेवरिंग द कंपनी, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीनों क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ठीक है। चलो शेयर होल्डर्स वगैरह ये सब तो चला गया कंपनी लॉ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज ट्रू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी आपने पढ़ा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जब इस आप पार्ट 2 पढ़ रहे होंगे तब। तो इसमें से एजेंसी के अनुबंध के बारे में क्या सत्य है, क्या सत्य है ये बताना है एजेंसी से रिलेटेड। आपको पहला, दूसरा, तीसरा, 3 ही इसमें ऑप्शन दिया है और आसान है, बताओ क्या रिलेटेड है। ठीक, तो देखो क्या कह रहा है, द रिलेशन बिटवीन द एजेंट एंड द प्रिंसिपल इज ट्रस्ट, हाँ ट्रस्ट पे होता है। It is only when a person acts as the representative of other in the creation, modification, termination or the contractual obligation। देखो भाई, प्रिंसिपल अपने बिहाफ पे ही तो एजेंट को रखता है कि वो उसके बिहाफ पे क्या कर सके, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सके, किसी के साथ कोई चीज क्रिएट करे, उसमें मॉडिफाई करे या टर्मिनेशन करे, और जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हुआ है किसके बीच में, प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच में, उसको वो रेगुलेट करे, किसके बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा हम देखते हैं, द ओनली इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज द एजेंट्स रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। एजेंसी के अनुबंध का एकमात्र साथ एजेंट की प्रतिनिधि की क्षमता है, हाँ बिल्कुल। एजेंसी क्रिएट ही करी जाती है एजेंट की क्षमता को परखने के लिए या फिर एजेंट के को काम करने के लिए, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो सही है, ऑल ऑफ द अबव ये सही है, ठीक है। चलो, और एंट्रेंस में जाने से पहले आप लोग खास ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कहाँ नहीं पूछा गया है, कहाँ है पूछा गया है। साथ ही साथ अगर ईयर वाइज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी नहीं करना है, पहले रफ में उसको अरेंज करना है, देन आफ्टर मैच करके आपको आंसर देना है अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो। पांचवा कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरमेनिंग इम्पॉसिबिलिटी विल अप्लाई। निम्नलिखित में से किस मामले में असंभवता का सिद्धांत लागू होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी इन चारों में से किसमें आता है, ठीक है। ये कंपनी लॉ का आपका क्वेश्चन है। तो देखो भैया, स्ट्राइक, लॉकआउट्स या सिविल डिस्टर्बेंस, हड़ताल, तालाबंदी और नागरिक अशांति जो है वो सुपरवीनिंग असंभवता के सिद्धांत इस पे लागू होता है, कंपनी लॉ का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्शनेबल क्लेम। ये आ गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से, टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से। जल्दी से बताइए कि टीपीए जो है वो किस ईयर में आया और ये कब इन्फोर्स, इसका इन्फोर्समेंट डेट जो है वो क्या है, इसमें कितने सेक्शन है, इसमें कितने चैप्टर्स हैं, ये सारी चीजें आप देख करके जाएंगे, प्लस इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो भी देख करके जाएंगे। देखो भाई, तो इसमें से एक्शनेबल क्लेम किसमें है, ये किस सेक्शन में दिया है एक्शनेबल क्लेम, ये भी आप बताएं। एक्शनेबल क्लेम किस सेक्शन में दिया है ये भी आप बताएंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसके ये भी देख लीजिएगा।
तो राइट टू अ प्रोविडेंट फंड अकाउंट, जो पीएफ अकाउंट होता है, क्या ये एक्शनेबल है? क्या ये दावा योग्य नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, देखो ऐसे ही गलती होती है, नॉट एक्शनेबल क्लेम, क्या दावा योग्य नहीं है। प्रॉमिस टू पे 5,000 रुपए इफ द प्रोमिसी सक्सीड इन एलएलबी, देखो ऐसे नहीं लिखना है एलएलबी, ऐसे ऐसे लिखना है, ठीक है, यहाँ पॉइंट रहता है एलएलबी एग्जामिनेशन, कि अगर कोई एलएलबी में पास हो जाता है तो उसको 5,000 रुपए देना। एग्रीमेंट टू पे 2,000 इफ द प्रोमिसी मैरी अ पर्टिकुलर वुमेन, या फिर राइट टू क्लेम बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कपल विद द लायबिलिटी। इसमें से क्या नहीं है एक्शनेबल क्लेम, क्या नहीं है या कौन सा एक्शनेबल क्लेम नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो प्रोविडेंट फंड है, जो प्रोविडेंट फंड है, ये भविष्य निधि खाते का अधिकार एक्शनेबल क्लेम नहीं है, बाकी ये सब एक्शनेबल क्लेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which one of the following is not an essential condition for application of rule of lis pendens? किस सेक्शन में दिया है ये आपको बताना है। lis pendens किस में दिया हुआ है? अंडर सेक्शन देखो दे ही दिया है 52 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 के तहत लिस पेंडेंस के नियम के आवेदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त अनिवार्य नहीं है? ये भी आपको देखना है, अनिवार्य नहीं है और नहीं है, जहां भी नहीं रहे ना वहां भाई अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। तो भैया बताओ डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस के लिए कौन सी शर्तें जो है वो नहीं है इन चारों में से? ठीक, तो सूट मस्ट बी कोलेसिव नहीं होना चाहिए, मुकदमा मिली भगत वाला होना चाहिए, मस्ट बी कोलेसिव, मतलब कि अगर मुकदमा लिस पेंडेंस है, अगर कोई प्रॉपर्टी अभी पेंडेंसी उसकी चल रही है, उस पर मुकदमाबाजी वगैरह चल रही है, तो किसी का मिली भगत हो करके वो चीजें नहीं होनी चाहिए। यानी जो लिस पेंडेंस है वो किस चीजों पे किस चीजों को अलाउ करती है भाई? तो पेंडेंसी सूट ऑफ द प्रोसीडिंग पे, पेंडेंसी इन द कंपिटेंट कोर्ट में होती है। एलिनिएशन मस्ट बी अफेक्ट द राइट ऑफ द अदर पार्टी भी अलाउ होता है, लेकिन ये जो लिस पेंडेंस होना चाहिए ये दोनों पार्टियों के मिली भगत के द्वारा नहीं होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टीपीए से ही है। टीपीए का सेक्शन 13 क्या कहता है, 14 क्या कहता है, 15 क्या कहता है, 19 क्या कहता है, 21 क्या कहता है, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट आपने सबने एलएलबी में अपने पढ़ाई होगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ टीपीए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। सेक्शन 12 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज नॉट, देखो नॉट इसमें दिया है, इज नॉट एप्लीकेबल, किस पे टीपीए अप्लाई नहीं होता? टीपीए का सेक्शन 12, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 12 लागू नहीं होती। इन चारों में से किस पे? ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो वेयर द ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ लीज, ओके, बाकी सेल गिफ्ट इस पे होती है। नेक्स्ट, इफ द डोनी डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट इज, कह रहा है कि यदि उपहार स्वीकार करने वाला पहले दानकर्ता की मृत्यु हो जाती है, से पहले दानकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उपहार, देखो इफ द डोनी डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट इज, मान लो डोनर, एक होता है डोनर, देखो हिंदी में थोड़ा सा गलत कर दिया, एक होता है डोनर, एक होता है डोनी। तो जो दान करता है उसको डोनर कहते हैं, और जिसको दान दिया जाता है, दान लेने वाला या दान प्राप्त करने वाला, उसको डोनी कहते हैं। तो अगर डोनी जो है वो पहले ही मर जाता है, गिफ्ट लेने से पहले ही, मान लो इसने अनाउंस कर दिया कि हाँ ये गिफ्ट मैं इसको दूंगा, लेकिन डोनी जो है वो गिफ्ट प्राप्त करने से पहले ही मर गया, तो फिर उस गिफ्ट का क्या होता है? तो वो गिफ्ट क्या हो जाएगा? तो वो गिफ्ट क्या हो जाएगा? तो गिफ्ट एक्सेप्ट करने वाला ही जब डेथ कर गया तो वो गिफ्ट ही वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे ना भी लगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने मिलने वाले हैं। ठीक है ना, साथ ही साथ आपके इंपॉर्टेंट केस लॉज जो इससे रिलेटेड हैं,
खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, लॉ ऑफ टॉर्ट से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, इन सभी के क्वेश्चन आपको सॉरी लैंडमार्क केसेस जो है वो देख के ही जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज डिफाइंड। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किस में डिफाइन है, सेक्शन 5 में, सेक्शन 6 में, सेक्शन 7 में या फिर सेक्शन 8 में, किस में डिफाइन है कि संपत्ति हस्ताक्षरित क्या होना है, किस में डिफाइन है। ठीक, तो सेक्शन 5। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर इन केस ऑफ इंडिया हैज बीन एक्सटेंड टू। भारत के मामले में प्रादेशिक जल की सीमा कितनी है, बताइए। प्रादेशिक जल यानी कि टेरिटोरियल वाटर जो है वो कहां तक जाता है, उसकी लिमिट कितनी है, ये आपको बताना है। तो ये है 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल या 12 समुद्री मील तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हेडक्वार्टर ऑफ WI, हाँ विपो है, विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं, जितने भी आपके एजेंसी हैं इंपॉर्टेंट, यूएन एजेंसीज जो भी है, यूएन एजेंसीज, ठीक है, यूएन एजेंसीज लाइक पहला कौन है भाई, तो चलो देखो ILO है, WHO है, WTO है, विपो है, ठीक है, विपो है। इस तरह की बहुत सारी एजेंसी का आप लोग लिस्ट ढूंढिएगा और उसके हेडक्वार्टर्स भी देख जाइएगा, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विपो का आपका हेडक्वार्टर बताना है आपको। तो ये है जेनेवा, ये है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर। देखो भाई, अब परमानेंट मेंबर होते हैं और नॉन परमानेंट, दोनों आपको सिक्योरिटी काउंसिल में मिलेगा। और सिक्योरिटी काउंसिल होता कहाँ है, तो यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गन है, ठीक है ना। जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, फिर उसका आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ICJ है, उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। तो ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट होते हैं मेंबर, परमानेंट मेंबर कितने हैं और कौन कौन से देश परमानेंट मेंबर हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नॉन परमानेंट मेंबर कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 2 इयर्स के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था किससे रिलेटेड था, ये आपको बताना है। क्या ट्रांसबाउंडरी एयर पॉल्यूशन से, ओजोन लेयर से, हजार्डस बेस से या क्लाइमेट चेंज से, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो ओजोन लेयर से। और एनवायरमेंटल लॉ के केसेस, देखो भाई एनवायरमेंटल लॉ के जितने भी केसेस हैं, लैंडमार्क केसेस, इसकी लिस्ट आप लोग जरूर बना लेना। एज वेल एज जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको भी देख लेना। उसके बाद स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस और रियो डिक्लेरेशन के जितने प्रिंसिपल हैं उसको भी देख लेना, खास करके प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स जो भी हैं, पॉल्यूटर प्ले प्रिंसिपल्स हैं, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है, ये किस प्रिंसिपल में दिया गया है, ये आप लोग जरूर देखना, ठीक है। केस लॉस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जितने भी आपने एक्ट पढ़े होंगे, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट ये पढ़ा होगा, फिर एयर एक्ट से भी रिलेटेड, फॉरेस्ट का भी पढ़ा होगा, वाइल्ड लाइफ से भी पढ़ा होगा, उसका ईयर कम से कम आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ईयर और एनफोर्समेंट, तो ये आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राज्य महासभा द्वारा महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिशमय को अपनाया गया था।
in which of the following year convention on elimination of all forms of discrimination against women was adopted by United Nations General Assembly। मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा वुमेन्स के खिलाफ जितने भी डिस्क्रिमिनेशन थे उसको एलिमिनेट करने के लिए कौन सा कन्वेंशन जो है करा गया, कब किया गया, ये आपको बताना है। तो ये किया गया 1979 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई, कह रहा है कि द दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ फंडामेंटली डिफर्स फ्रॉम मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ इन मैटर ऑफ। आपने जब पढ़ा होगा हिंदू लॉ तो उसमें दया भागा और मिताक्षरा के बारे में जरूर पढ़ा होगा, इसके स्कूल्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। और ये दोनों स्कूल कहाँ पे लागू होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, किसकी मिताक्षरा कहाँ लागू होता है, दया भागा कहाँ लागू होता है, ये बताओ। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, गार्जियनशिप में, इनहेरिटेंस या पार्टीशन में, स्त्री धन में या मैरिज में, संरक्षता, उत्तराधिकार और विभाजन में, स्त्री धन में या विवाह में। ठीक है, तो इनहेरिटेंस एंड पार्टीशन में आपको देखने मिलता है। ठीक है, चलो इन दोनों स्कूल में ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाइगैमी। बाइगैमी को क्या बोलते हैं, द्विविवाह, दो शादियां। बाइगैमी डिस्क्राइब्ड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत वर्णित द्विविवाह विवाह निम्नलिखित में से किसमें से संबंधित है, केवल बहुविवाह, केवल बहुपतित्व या बहुविवाह और बहुप्रतित्व दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाइगैमी का मतलब ये क्या समझेंगे, कितना विवाह समझेंगे, ये आपको बताना है। तो बहुविवाह का मतलब है कि सिर्फ आपको क्या करना है भाई, पॉलीगैमी। ठीक है, केवल बहुविवाह से आप समझेंगे। बाइगैमी का मतलब ऐसा नहीं कि दो विवाह मना किया गया तो कई विवाह कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रिजम्पशन दैट यंगर सर्वाइव द एल्डर अंडर सेक्शन 21 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इज एन। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा जो 21 है उसके तहत अनुमान की छोटा बेटा बड़े बेटे से बड़ा है या फिर उसको सरवाइव कर देता है। अब मान लो कि जनरली जब सक्सेशन ऐसे किया जाता है, हमारे इंडियन जो सक्सेशन एक्ट है उसमें ये किया जाता है कि जो छोटा है वो सरवाइव करता है बड़े पे। जनरली यही माना जाता है कि जो छोटा है वो ज्यादा जिएगा, किससे, अपने बड़े भाई से या बहन से, ये प्रिज्यूम करा जाता है। तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है या प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ है या फिर इरेबिटेबल प्रिजम्पशन है या रिबिटेबल प्रिजम्पशन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो रिबिटेबल, ठीक है ना, रिबिटेबल जो है वो प्रिजम्पशन है। ठीक है, हाँ, तो रिबिटेबल खंडनीय है, ये रिबटेबल, ठीक है ना, ये बी है। रिबटेबल प्रिजम्पशन खंडनीय है ये, ठीक है ना, खंडनीय प्रिजम्पशन है, इसको खंडित किया जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर, द बार टू एंटरटेन अ पिटिशन फॉर डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ऑपरेट फॉर अ पीरियड ऑफ। कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक के लिए याचिका पर विचार करने पर प्रतिबंध निम्नलिखित अवधि के लिए लागू होता है। मतलब शादी के कितने साल तक ये प्रतिबंधित होता है कि आप विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स के लिए नहीं जा सकते, कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाता है शादी के बाद, ये आपको बताना है। तो ये लगाया जाता है विवाह तिथि के 1 वर्ष तक। मतलब शादी अगर हो गई तो 1 साल तक आपको कम से कम टाइम देना अपनी शादी को, उसके बाद ही आप डाइवोर्स के लिए जा सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 गिव्स प्रेफरेंशियल राइट टू को-हेयर्स इन द प्रॉपर्टी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा सह उत्तराधिकारियों को संपत्ति में अधिमान्य अधिकार देती है। देखो भाई,
सह उत्तराधिकारी जो होते हैं, को शेयरर या फिर को हायर्स होते हैं, प्रेफरेंशियल राइट किस सेक्शन में बात करी गई है हिंदू सक्सेशन एक्ट के, ये आपको बताना है कि प्रेफरेंशियल राइट किस में आता है। ठीक, तो सेक्शन 22 का क्लॉज 2 में बात करी गई है। सेक्शन 22 के क्लॉज 2 में जो है वो बात करी गई है इसकी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और ये सारे जो सेक्शन है इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा कि ये सेक्शन किस बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि अ बिक्वेस्ट, 21 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है अ बिक्वेस्ट टू चाइल्ड इन वॉम इज वैलिड अंडर मुस्लिम लॉ इफ द चाइल्ड इज बोर्न अलाइव विदिन। कह रहा है कि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए वसीहत मुस्लिम कानून के तहत वैध है। अगर कोई बच्चा गर्भ में है तो उसके लिए भी वसीहत करा जा सकता है, ठीक है, वैलिड है। लेकिन अगर बच्चा 15 दिन के भीतर जीवित पैदा हो जाए, ठीक है, ठीक, 15 दिन कहां से आ गया भाई, 15 दिन नहीं है ये, ठीक है, ये 15 दिन गलत है, ये हिंदी में गलत ट्रांसलेट हुआ है। देखो, अ बिक्वेस्ट टू चाइल्ड इन वॉम इज वैलिड, वैलिड है गर्भ में बच्चा अंडर मुस्लिम लॉ इफ द चाइल्ड इज बोर्न अलाइव, अगर बच्चा कितने महीनों के भीतर पैदा हो जाता है तो उसके लिए बनाई गई जो वसीहत है या फिर विल है वो क्या होगी, वैलिड होगी। तो वो बच्चा जब से वसीहत बनाया गया है उसके लिए मतलब प्रॉपर्टी दी गई है उसको, उसके 6 महीने के भीतर वो बच्चा पैदा हो जाना चाहिए। 6 months of the date will under Sunni law and within 10 months under Shia law। तो शिया लॉ में 10 महीने तक, 10 महीने के पहले भी आप वसीयत उस बच्चे के बना सकते हैं, जैसे जब वो पैदा हुआ है उसके 10 महीने पहले तक। और सुन्नी लॉ में जो है वो 6 महीने के पहले तक आप कर सकते हो। 6 महीना का बच्चा अगर मतलब जब से वसीयत बनाया उसके 6 महीना के भीतर अगर बच्चा हो गया तो वसीयत जो है वो वैलिड मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी मुस्लिम लॉ से आ रहा है, इन द हसन फॉर्म ऑफ तलाक द तलाक इज इफेक्टिव। तो तलाक हसन रूप में तलाक प्रभावी होता है। तो कैसे तलाक प्रभावी होता है भाई, फ्रॉम द मोमेंट ऑफ द प्रोनाउंसमेंट, क्या तुरंत तलाक तलाक बोल दिया जाता है तो तलाक हो जाता है, या फिर ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करने के बाद होता है तलाक हसन फॉर्म, या फिर ऑन द थर्ड प्रोनाउंसमेंट, जैसे ही तीसरा प्रोनाउंसमेंट करते हैं, जैसे रुक रुक के प्रोनाउंसमेंट होता है, ठीक है ना, कुछ कुछ पीरियड के बाद अगर प्रोनाउंसमेंट होता है, जो लास्ट प्रोनाउंसमेंट होता है क्या उसको तलाक हसन जो है वो फॉर्म में आता है, या फिर चौथा है जो फॉर्म ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ राइटिंग ऑफ द तलाकनामा, तलाकनामा लिखने के बाद निष्पादन जो होता है क्या वो तलाक हसन जो है वो कहलाता है। ये आपको बताना है। तो दूसरा जो आंसर है इसका, ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ इद्दत पीरियड, ठीक है, इद्दत अवधि की समाप्ति पर। आप लोग मुस्लिम लॉ में मुस्लिम लॉ की मैरिज देख लीजिएगा और हिंदू लॉ की भी, साथ ही साथ आप लोग डाइवोर्स भी देखिएगा, दोनों का डाइवोर्स के जितने सेक्शन है, और सक्सेशन से तो जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है आपका, मैरिज, डाइवोर्स और सक्सेशन, ये दोनों आप फैमिली लॉ में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द 3 तलाक यानी ट्रिपल तलाक वुड बी ट्रीटेड एज द सिंगल तलाक एंड नॉट अ वैलिड तलाक। मतलब ट्रिपल तलाक को किस में जो है वो बैन करा गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया, यही आपको बताना है किस केस में, या फिर ये तो किस केस में बताया गया है ये आपको बताना है। लेकिन ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट 3 तलाक वुड बी ट्रीटेड एज अ सिंगल तलाक। अगर 3 तलाक आपको दिया गया है तो उसको एक ही तलाक, एकल तलाक ही माना जाएगा, ठीक है, और वैध तलाक नहीं माना जाएगा। ये किस केस में जो है वो बोला गया, ये आपको बताना है, ठीक है। पहला मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो 1985 में, या बाई तहरी वर्सेस अली हुसैन के, या फिर
शामीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 2002 में या नन ऑफ दी अबव में, ये आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो शामीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 24, अ राइट ऑफ डाइवोर्स बाय लीन इज अवेलेबल टू द वाइफ व्हेन हस्बैंड अक्यूज द वाइफ। लीन या लीन और फर्स्ट का आपको देखने को मिला था डाइवोर्स, आपने पढ़ा होगा अपने LLB में। तो लीन द्वारा तलाक का अधिकार पत्नी को तब उपलब्ध होता है जब पति पत्नी पर आरोप लगाता है। पति किस तरह से आरोप लगाएगा पत्नी में, जब पत्नी को अधिकार मिल जाएगा लीन के तहत डाइवोर्स लेने का, ये आपको बताना है। ऑफ री एम्ब्रेसिंग हर इनिशियल फेथ, क्या उसके धर्म को अपनाने से री एम्ब्रेस कर रहा है या क्रुएलिटी कर रहा है, या फिर वो व्यक्ति कन्वर्जन कर रहा है, या फिर अडल्ट्री में आ रहा है, किस में करेगा, ये जल्दी से बताइए। और ये भी बताइएगा कि महिलाओं को, ठीक है ना, मुस्लिम वुमेन्स जो होती हैं उनको, मुस्लिम्स वुमेन को कौन कौन से ग्राउंड या फिर किन किन तरह के तलाक, डिफरेंट तरह के, 2 तरह के तलाक वैसे होते हैं, 2 तरह के डाइवोर्स कौन कौन से उनके पास है जिनके थ्रू वो अपने हस्बैंड से तलाक ले सकती हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो अडल्ट्री, ठीक है ना, अडल्ट्री व्यभिचार करेगा तो लीन के तहत तलाक लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ सिक मैन मेक्स अ बिक्वेस्ट, एक सिक मैन जो है कोई बीमार व्यक्ति वसीयत करता है और कमजोरी के कारण, बोलने में असमर्थ होने के कारण सिर हिलाता है और बोलने की शक्ति वापस आए बिना ही मर जाता है, तो क्या वो वसीयत वॉइड होगी, इरेगुलर होगी, वैलिड होगी, या नन ऑफ दी अबव होगी, अमान्य होगी, अनियमित होगी, वैध होगी, या इनमें से कोई नहीं होगी, ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो वैलिड होगी। क्या होगी भाई, वैलिड होगी, अनलेस एंड अल्टिल कि उसके ऊपर दबाव नहीं बनाया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ चलो देखते हैं क्या कह रहा है। द प्लांट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द ट्री इन द इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017। देखो, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची से बाहर किस पौधे को किया गया? बेत को, गन्ना को, खजूर को, बांस को, किसको अलग किया गया? बोला गया कि ये जो है ये वृक्ष नहीं है, ये आपको बताना है। बैम्बू को क्या बोला गया? बैम्बू को ग्रास के श्रेणी में ला दिया गया 2017 फॉरेस्ट एक्ट अमेंडमेंट के द्वारा। ये तो आसान था, ये तो सारे लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का क्या कह रहा है? यदि किसी पशु का शिकार केंद्र सरकार द्वारा घोषित किसी अभयारण्य में किया जाता है तो ऐसा पशु और पशु वस्तु केंद्र सरकार की संपत्ति होगी। यह वन्य जीव संरक्षण यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की किस धारा में बोला गया है? अगर किसी भी पशु का क्या हो जाता है, इफ एनी एनिमल हंटेड, अगर कोई सेंचुरी है, अभयारण्य है, तो अगर उसमें एनिमल को कोई शिकार करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो एनिमल हो जाएगा, ना कि उस व्यक्ति का जिसने उसको मारा है या फिर शिकार किया है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है 1972 के किस धारा में ये बात कही गई है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये बोला गया है 39 क्लॉज 1 में, धारा 39 क्लॉज 1 में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर, द प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। देखो मैंने बोला था ना आपको कि रियो डिक्लेरेशन में जितने प्रिंसिपल हैं वो, एज वेल एज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में जितने प्रिंसिपल आए थे उन सबको आपको देख लीजिएगा, खास करके एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट और पीपीपी को आप लोग देख लीजिएगा। तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट। किस एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट में एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में बात की? इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी हम चीज बना रहे हैं या फिर कोई भी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं तो उससे होने वाला जो भी
एनवायरमेंट को नुकसान है या उसको क्षति है, वो उसका असेसमेंट पहले कर लेना, उस अकॉर्डिंग चीजों को प्रिकॉशन के तरह से लेना, ठीक है, प्रिकॉशनरी मेजर अपनाना। तो किसमें किया गया था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्या कह रहा है? As per the Indian Forest Act, under what condition can a forest officer stop public or private or way of water course in reserved forest? तो किस अधिनियम के तहत कोई भी अधिकारी आरक्षित वन में किसी सार्वजनिक या निजी मार्ग या जलमार्ग को जो है वो रोक सकता है, ये आपको बताना है। तो देखो भाई, only if a reasonably convenient substitute already exists or provided, अगर कोई भी सब्सिट्यूट अवेलेबल है जिसके थ्रू सार्वजनिक यानी कि पब्लिक रोड अश्योर किया जा सकता है कि पब्लिक यहां से जा सकती है, जलमार्ग आदमी दूसरा ले सकता है, तो वो क्या करता है? फॉरेस्ट वाले एरिया को रिजर्व रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर का, वो क्या कह रहा है? The National Board of Wildlife (NBWL) was constituted by the central government under section dash of the Wildlife Protection Act. ये भी अंदर से आपको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो सेक्शन 5A में इसके बारे में बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन केस लॉ से रिलेटेड है। In which of the following case it was held that identity of victim is not to be disclosed even in judgment of the court? अगर न्यायालय का निर्णय हो भी गया है उसके बावजूद भी पीड़ित की पहचान नहीं की जानी चाहिए या पीड़ित की पहचान को आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है, ठीक है, ये किस केस में कहा गया आपको बताना है। ठीक, तो दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 2006 में इस बारे में बात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ द टर्म ऑफेंस इंक्लूड, ऑफेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है? Only the principle of offense, abatement and attempt to commit an offense, only the compoundable offense या only major offense, क्या इंक्लूड होता है ये आपको बताना है। तो अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस में क्या होता है? सेक्शन 24 एक्सप्लेनेशन 1 आपको अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस में ही इंक्लूड होता है। ये लॉ ऑफ क्राइम से क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। अब BNS के क्वेश्चंस आएंगे। 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट would not amount to an offense under section 325 of BNS? 325 किससे रिलेटेड है ये बताओ, और इन चारों में से कौन सा ऐसा काम है या एक्ट है जो 325 BNS सेक्शन के अंतर्गत नहीं आएगा, ये बताना है। ठीक, तो देखो, फीडिंग एन एनिमल प्रॉपर्टी एंड टेकिंग केयर ऑफ इट्स हेल्थ, मतलब जानवरों को ठीक से खाना खिलाना और उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना, ये ऑफेंस नहीं है अंडर सेक्शन 325। बाकी क्या क्या ऑफेंस है? पॉइजनिंग एंड नेबर टू पेट, किसी अपने पड़ोसी के पेट्स को क्या करना? पॉइजन, जहर देना मैलियस इंटेंशन के साथ। दूसरा, मेमिंग कैटल बिलोंगिंग टू फार्मर टू कॉज लॉस, किसान के मवेशियों को नुकसान पहुंचाना, उन्हें अपंग बनाना, ये भी पनिशेबल है अंडर सेक्शन 325 ऑफ BNS। और रेंडरिंग ऑफ वर्किंग एनिमल यूजलेस बाय इंजरिंग इट, मतलब काम करने वाले जो भी जानवर है उनको घायल करना, उनको बेकार कर देना, ये भी जो है वो ऑफेंस है। नेक्स्ट 324 से रिलेटेड आ गया। Which of the following statement is true in regarding with the offense of the mischief under section 324 of BNS? कौन सा ट्रू है इसमें से? मिसचीफ के रिगार्डिंग ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो भैया, mischief includes act that destroy, diminish the value or utility of
प्रॉपर्टी। मिसचीफ का मतलब या रस्टी का मतलब ये होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसमें ऐसा नुकसान कर देना जिससे उसकी वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, या फिर उसका जो है वो लॉस हो जाए, लॉस सफर्ड करे वो चीज, ठीक है ना। तो मिसचीफ उससे डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस। कौन सा इसमें से है चारों में से एक्शन या एक्ट जो ऑफेंस नहीं बनाता है, कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है सेक्शन 323 में, ठीक है ना। ये आपको बताना है और ये भी बताइएगा कि किस ये जो 323 बीएनएस का सेक्शन है ये किससे रिलेटेड है, एज वेल एज आईपीसी में ये पहले किस सेक्शन में था, ये आपको बताना है, ठीक। चलो, तो डिसऑनेस्टली कंसीलिंग वंस प्रॉपर्टी टू डिफ्रॉड क्रिएटर्स, ये तो है, ये तो एक्ट है, ठीक है। फ्रॉडुलेंटली असिस्टिंग इन द रिमूवल ऑफ अनदर पर्सन प्रॉपर्टी, ये भी है इसमें ऑफेंस। रिलीजिंग और अ लीगल क्लेम विथ फ्रॉडुलेंट इंटेंट, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। सेलिंग वंस ओन प्रॉपर्टी विद द राइटफुल ओनरशिप, भैया ये कैसे ऑफेंस हो गया। अगर किसी प्रॉपर्टी के आप राइटफुल ओनरशिप रखते हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कीजिए। ओनरशिप की राइट इतनी मजबूत राइट है कि ये आपको कुछ भी करने का अधिकार देती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप चाहो किसी को ट्रांसफर कर दो, कुछ उसको जैसे भी चाहो उसको डिस्पोज करो या कुछ भी करो, कोई दिक्कत होने वाली इसमें नहीं है। तो ये चौथा जो है 323 ऑफ बीएनएस के अंदर कोई ऑफेंस नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है, ऑफेंस है, ठीक है ना। तो इसमें वुड नॉट पूछ रहा है, वुड नॉट पूछ रहा है, इसीलिए आपसे आपका जो ऑप्शन होगा वो चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 36, अंडर सेक्शन 157 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएस से, जो पहले एविडेंस था 2023 का, व्हेन कैन अ पार्टी पुट क्वेश्चन टू इट्स ओन विटनेस। अब जब विटनेस आते हैं, मान लो कि अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड के तरफ से कोई विटनेस आ रहा है, तो अक्यूज्ड का जो वकील हैं, जो उनके वकील हैं, ठीक है, काउंसिल है, उनके डिफेंस काउंसिल है, वो क्या करते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो कब पूछते हैं ये आप बताना है आपको, ठीक है ना, कब वो पूछते हैं ये आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो द कोर्ट में परमिट अ पार्टी टू आस्क एनी क्वेश्चन टू इट्स ओन विटनेस which could be asked in the cross examination by the opposing party। देखो भैया, क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है, अपोजिंग पार्टी, जो अपोजिट पार्टी होती है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करती है। एग्जामिनेशन इन चीफ कौन करता है, एग्जामिनेशन इन चीफ कौन करता है, ये करता है जो जिसने गवाह बुलाया है, जिसकी तरफ से गवाह रहता है, एग्जामिनेशन इन चीफ वही करता है। अपोजिट पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन करती है, और कोई भी पार्टी अपने ही अगर विटनेस से सवाल पूछना चाहती है, ठीक है, क्वेश्चन करना चाहती है, तो कोर्ट उसको परमिट करती है। और कब परमिट करेगी, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद। ओके, चलो नेक्स्ट 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, According to section 113 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, if a person is found in possession of property who has the burden of proving that they are not the owner, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 113 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास संपत्ति कोई पाई जाती है तो यह साबित करने का दायित्व किसका है कि वह संपत्ति का मालिक है या नहीं है। मान लो ये मेरे पास मार्कर आ जा रहा है, तो इसको साबित कौन करेगा कि ये मेरा ही मार्कर है, ये किसका दायित्व होता है, ये आपको बताना है। हाँ, तो द पर्सन हु असर्ट्स that the possessor is not the owner, ठीक है, वो व्यक्ति जो कह रहा है कि ये व्यक्ति जिसके पास ये मार्कर है मेरे पास है, वो इसका मालिक नहीं है। तो जो व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति है जो कहेगा ये अन्नपूर्णा मैम का मार्कर नहीं है, तो उसी व्यक्ति को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कैसे मेरा मार्कर नहीं है, ठीक है ना। चलो, बर्डन ऑफ प्रूफ से ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या
कि यदि ए पर बिना टिकट के रेलवे में यात्रा करने का आरोप लगाया जाता है तो किसे यह साबित करना होगा कि ए के पास टिकट था या नहीं था। मान लो बहुत सारे लोग, हजारों लोग, लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत लोग बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं और पकड़ाते हैं टीटी द्वारा, तो कौन प्रूफ करेगा। बहुत लोग बोल देते हैं अरे टिकट था, गिर गया, जल्दी में आ रहे थे, टिकट नहीं ले पाए, तो कौन ये प्रूफ करेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा कि मेरे पास सच में टिकट था या नहीं था। ये क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो द पर्सन हु इज अक्यूज्ड एज दे आर द वन हु नोज वेदर दे हैड अ टिकट और नॉट। तो वही व्यक्ति करेगा, जो अक्यूज्ड है, जो आरोपी है, वही व्यक्ति प्रूफ करेगा कि सच में उसके पास था टिकट या नहीं था। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन जो है, सेकंड लास्ट आपका, इन सिविल केसेस विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिशन इज कंसीडर्ड इररेलेवेंट अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखो भाई, रेलेवेंट और इररेलेवेंट फैक्ट होते हैं। इररेलेवेंट फैक्ट से कोर्ट को कुछ लेना देना होता नहीं है, रेलेवेंट फैक्ट वो कंसीडर करते हैं। तो क्वेश्चन भी है कि सिविल मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी स्वीकृति अप्रासंगिक मानी जाती है। कौन सा ऐसा एडमिशन है जो अप्रासंगिक इररेलेवेंट माना जाता है। 1 2 3 4, चारों में से आप जल्दी से बता दो इसका आंसर। हाँ, चलो, तो एन एडमिशन मेड विद एन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन। इस स्पष्ट शर्त के साथ की गई स्वीकृति कि इसका साक्ष्य नहीं दिया जाना है। ठीक है, ये आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा एज अ रेलेवेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम व्हेन इज कैरेक्टर एविडेंस रेलेवेंट। कब जो चरित्र है, चरित्र का साक्ष्य कब प्रासंगिक होगा। कोई बोलता है अरे इसका चरित्र अच्छा नहीं है, या फिर बहुत सारे ये क्राइम करके आ चुका है, तो ये कब जो है एडमिशेबल होगा या कब रेलेवेंट होगा, ये आपको बताना है। रेलेवेंट, और अब ये भी है कि हर एक रेलेवेंट फैक्ट एडमिशेबल भी नहीं होता है। ठीक है ना, तो कौन सा ऐसा कब जो है कैरेक्टर, कब जो चरित्र है वो रेलेवेंट एविडेंस होता है, साक्ष्य होता है, ये आपको बताना है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो भाई ओनली व्हेन रिलेटेड टू द रेलेवेंट फैक्ट, जब रेलेवेंट फैक्ट तभी होगा जब अन्य प्रासंगिक तथ्यों से संबंधित होगा, तभी वो फैक्ट कि किसी का चरित्र कैसा है वो एडमिशेबल होगा और रेलेवेंट कंसीडर करा जाएगा। रेलेवेंट कंसीडर करा जाएगा तब उसको एडमिशेबल माना जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप ये जितने भी 40 क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, वो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। इससे रिलेटेड जितना भी मैंने आपको होमवर्क दिया है, जो भी आपको मैंने बातें बताई हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको बीएनएस के देखनी है, क्या चीजें ओमिट की गई हैं, या आईपीसी के जो भी ऐसे हीनियस क्राइम्स हैं उसको बीएनएस का सेक्शन अभी चेंज करके क्या किया गया है, बीएनएस में क्या क्या चीजें ऐड करी गई हैं, वो सारी आपको चीजें देखनी है। लैंडमार्क केसेस देखने हैं, और जितने भी 10 सब्जेक्ट आने वाले हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी में 7 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, उनका ईयर आप लोग देख लीजिएगा। एनफोर्समेंट ईयर, इनएक्टमेंट ईयर, कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, ये सारी चीजें अगर आप देख के जाएंगे, साथ ही साथ लैटिन जो मैगजीम्स है ये देख के जाएंगे तो बहुत आपको फायदा मिलने वाला है। अगर जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो उसमें जितने डिफरेंट स्कूल हैं, जितने उसके जूरिस्ट हैं, किस थियरी में वो बिलीव करते थे, या कौन कौन से लोग कौन कौन सी थियरी दिए हैं, अगर ये आप देख लेंगे तो इससे आपका जूरिस्प्रूडेंस क्लियर होगा। इंटरनेशनल लॉ की अगर हम बात करें तो इसमें यूनाइटेड नेशंस भी देख लेंगे, स्टेट का रिकॉग्निशन देख लेंगे, एजेंसीज देख लेंगे वेरियस, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।